Hello everybody, myself Arpita Singh, and today I'm going to start with series of UPSC biology. In the very first episode, that is today's video, I'll be covering a very important chapter that is biotechnology. कुछ खास बातें हैं इस सीरीज की बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगी. पहली खास बात यह है कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज से मटेरियल कलेक्ट करके आपको एक जगह कंपाइल करके एक प्लेटर पे सर्व करके देंगे ताकि आपको यहाँ वहाँ ना भागना पड़े. दूसरी चीज़, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और अगर आपको वो नोट्स चाहिए जिनमें फैक्ट्स हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, जिसमें PYQs भी कवर्ड हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें. तीसरी चीज़, ये वीडियो NCERT के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेगा जो बहुत ऑफन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको भी पता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, बेसिक्स से लेकर के, कॉन्सेप्ट से लेकर के, एप्लीकेशन से लेकर के, अगर हर चीज़ आपको स्टेप वाइज सीखनी है तो प्लीज़ स्टे विद अस. सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा डिफरेंस कहाँ है, कैसा नहीं है. एंड इफ़ देर आर एनी स्पेशल डिमांड्स, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, प्लीज़ ज़रूर कहिएगा किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक को लेकर के. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ट्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे पहले प्रीवियस ईयर के, उसके बाद कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और सब कुछ सीखने के बाद एंड में आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे. मुझे नहीं लगता कि सीखने के बाद मुझे आपको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट. हेलो गाइस, सो एज प्रॉमिस्ड हमने आपसे कहा था कि हम शुरुआत करेंगे कुछ PYQ से जो बायोटेक से आए हैं पिछले 5-6 सालों में. अगर आप यहाँ देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर और मैं पहले क्वेश्चन पर अगर आ जाऊँ और आपको दिखाऊँ, तो पहला क्वेश्चन कहता है that BallGuard 1 and BallGuard 2 technologies are associated with. The options that are given are that clonal propagation, genetically modified crops, biofertilizers, plant hormone. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे एक अप्रोच ये भी है कि मैं आपको इसका सीधा आंसर बता दूँ, लेकिन हम वो नहीं करेंगे. हम सीधे आंसर से बातें नहीं करेंगे. हम पहले ये देखेंगे कि और क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन में. जैसे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पर आ जाऊँ, जो ये कहता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड. फर्स्ट स्टेटमेंट, अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट. सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स. थर्ड स्टेटमेंट, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू हायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब RDNA टेक्नोलॉजी जो है वो क्या अलाउ करती है. हम जीन का ट्रांसफ़र क्या किन्हीं दो प्लांट्स के बीच में कर सकते हैं, या हम एनिमल से प्लांट में और प्लांट से एनिमल में कर सकते हैं, या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी हायर ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं, या हम इनमें से सब में कर सकते हैं. क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं इनकी और क्या यूजेज हो सकते हैं इनके. Again, we will straight away not come to the answer. We will first understand the concept and then we will get back to the questions. Next question, अगर मैं बहुत जल्दी से आपको दिखा दूँ, ये फिर से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के उसमें पूछा है. मोर और लेस सिमिलर टू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. दो स्टेटमेंट दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स. क्या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई की जाती है, हाँ या नहीं. सेकेंड स्टेटमेंट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों को यूज़ किया जा सकता है एज वेक्टर. क्वेश्चन ये है कि यहाँ आपको ये समझना है कि वेक्टर कहने से हमारा मतलब क्या है. ठीक है. और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमारा क्या मतलब है, हम क्या इंजीनियर कर रहे हैं. हम जीन इंजीनियर कर रहे हैं, हम जीन को हटा रहे हैं, हम जीन को ऐड कर रहे हैं, हम नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमें ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी. और ये सारी बातें समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. आप आने वाले फ्यूचर में अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे. सो वी विल अगेन गेट बैक टू द क्वेश्चन लेटर. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के ऊपर है. अगेन वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC. मूविंग अहेड, इफ़ आई स्टार्ट विद द टॉपिक, पहला तो सिंपल सा सवाल यही है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या. बहुत क्विक इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम फिर मुद्दे की बातें करेंगे जो स्ट्रेट हमें हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे. मुद्दा ये है या क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी है क्या.
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है दैट बायोटेक्नोलॉजी it involves techniques to alter organisms or enzymes to obtain products. प्रोडक्ट हम प्रोटीन के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं ज़्यादातर टाइम, एंड डेवलप प्रोसेसेस दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर. तो इंसान ने खुद ही ऐसे कुछ रिसोर्सेज डेवलप कर लिए, ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर ली कि हम जो ऑलरेडी नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकें, उनको एक्सप्लॉइट कर सकें, उनके साथ कुछ छेड़खानी करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकें जो हमारे ही काम आ जाएं, हमारे लिए यूज़फुल हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल हो. ठीक है, मतलब क्या है ऑल्टरेशन से? हम ऑल्टर क्या करते हैं, राइट? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल्टरिंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स? मीनिंग ये है कि हमने उसका न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए ऑल्टर कर दिया. और अगर हमने डीएनए या आरएनए ऑल्टर कर दिया तो हमने किसको बदल दिया? हमने जीन को बदल दिया. जीन जब भी बदलेगा, जीन के बदलने से किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो बदल जाएगा. और अगर प्रोटीन चेंज कर दिया हमने तो उस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा. ऑफ कोर्स हम कोई ऑल्टरेशन किसी भी जीन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं करेंगे कि हमें उसे और ख़राब बना देना है. वो बाई चांस की बात हो, गलती की बात हो, वो अलग बातें हो गई. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूँ, वो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में मैसेज ट्रांसमिट कहाँ से कहाँ होता है. तो सबसे स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है. ये मैं उम्मीद करके अभी चल रही हूँ कि आपको इसका फुल फॉर्म पता है, और अगर आप इस पे एलाबोरेटेड वीडियो चाहते हैं, कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी. डीएनए से हमेशा इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में पास होती है आरएनए को. अब आरएनए में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से एक आरएनए कहलाता है एमआरएनए. डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगी एमआरएनए की. एमआरएनए से इन्फॉर्मेशन पास होती है और बॉडी में बनना शुरू होता है प्रोटीन. हमेशा ये नियम है, ये रूल है, ये कभी नहीं बदलता है. ठीक है, यही प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है बॉडी में किसी ना किसी फॉर्म में. हो सकता है वो एंजाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, हो सकता है वो किसी हार्मोन के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक, अब डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हमने नाम दे दिया ट्रांसक्रिप्शन का. डीएनए से जब भी आरएनए बनेगा, द प्रोसेस विल बी कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जब भी प्रोटीन बनेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, अब आप में से बहुत लोगों ने एक कीवर्ड और सुना होगा, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट ऑपोजिट है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डीएनए से आरएनए नहीं बनता, बल्कि आरएनए से डीएनए बनता है. और ये प्रोसेस हमें क्लासिक केस में देखने को मिलता है, और वो है रेट्रोवायरसेस का. और अगर मैं रेट्रोवायरस का आपको सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बता दूं तो वो है HIV. ठीक, एनीवे, अभी ये बायोटेक के बियॉन्ड है. ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सिर्फ इसलिए बताया आपको कि मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना था कि इन्फॉर्मेशन हमेशा इसी डायरेक्शन में पास होती है. मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन अपने आप को किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में. नॉट जस्ट योर बॉडी, इट कैन बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक, तो अगर हमने इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी डीएनए के लेवल पे, अगर हमने मॉडिफिकेशंस कर दिए डीएनए के लेवल में, वो मॉडिफिकेशंस किसको पास ऑन होंगे? एमआरएनए को पास ऑन होंगे.
और mRNA उन मॉडिफिकेशंस को किसको पास ऑन करेगा? प्रोटीन को पास ऑन करेगा। और जब ये मॉडिफिकेशंस प्रोटीन को पास ऑन होंगे तो हमारा प्रोटीन बदल जाएगा, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी बदल जाएगा, और हम अपने मन का, अपने डिज़ायर का, अपनी इच्छा अनुसार वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी यही करता है। बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं सारी टेक्निक्स में डील करता है कि हमने किसको कहाँ से काटा, कैसे काटा, किस हेल्प से काटा, किसको किस में जोड़ा, कैसे जोड़ा, क्या बनाना चाह रहे थे, और अब हमें एंड में प्रोडक्ट क्या मिलेगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो आपको दिख भी रहे हैं, और वो है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, धारा मस्टर्ड एंड गोल्डन राइस। ठीक है, ये सारे कॉटन, ब्रिंजल, मस्टर्ड और राइस जो वाइल्ड वैरायटीज़ एग्जिस्ट कर रही थी, उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। कमियां एज इन, अगर हम बीटी कॉटन की बात करें या सिर्फ कॉटन और सिर्फ ब्रिंजल की बात करें, तो इनकी वाइल्ड वैरायटीज़ के पास ये कैपेसिटी नहीं थी कि ये रेजिस्टेंस रखें किसके अगेंस्ट? पेस्ट के अगेंस्ट। हमने क्या किया? हमने इनके जीन्स को ऑल्टर किया और हमने इनको बना दिया क्या? पेस्ट रेजिस्टेंट। और जैसे ही हमने इसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया, हमने इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नाम दे दिया। धारा मस्टर्ड में प्रॉब्लम पेस्ट की नहीं थी। धारा मस्टर्ड की जो वाइल्ड वैरायटी थी, हम उससे यील्ड ज़्यादा चाहते थे, हम उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहते थे। हमने उसे मॉडिफाई कर दिया और हमने उसे हाई यील्ड वैरायटी का बना लिया। गोल्डन राइस में ना हमें यील्ड ज़्यादा चाहिए थी, ना हमें पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए था, हमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी थी, तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। So any genetically modified crop, the purpose of modifying those crops can be different. हो सकता है रेजिस्टेंस के लिए, हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हो सकता है न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए। ठीक, all of these were genetically altered using recombinant DNA technology, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे, to introduce desirable trait, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया कि किसी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, किसी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस करना है, हर्बिसाइड टॉलरेंस बढ़ाना है, डिजीज़ रेजिस्टेंट करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है, एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस करना है, मतलब कि ड्रॉट से लड़ सके वो, या फ्लडेड एरिया में रेजिस्ट कर सके, टॉलरेट कर सके, ज़्यादा पानी को टॉलरेट कर सके। ठीक है, जितने भी एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनसे प्लांट फाइट कर सके, और इंक्रीज्ड यील्ड एंड शेल्फ लाइफ। तो दीज वर सम पर्पसेस और सम मोटिव्स दैट वाई साइंटिस्ट वर जेनेटिकली मॉडिफाइंग एनी क्रॉप। ओके, इसमें स्टार्ट करेंगे हम बीटी कॉटन से, और हर उस इम्पॉर्टेंट बात को कवर करेंगे जो यहाँ पर पूछी जा चुकी है पहले, अगर हम बहुत पुराने सालों में जाएं, या पॉसिबिलिटी है कि आगे आपसे पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। बीटी कॉटन, तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि इसका मतलब क्या है। नाउ बीटी इन कॉटन स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम, जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है, कैसा बैक्टीरियम है ये? सॉइल में पाने जाने वाला बैक्टीरियम है। इसकी खास बात है कि ये इंटरनली एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो जो टॉक्सिन इंटरनली प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, वो बाहर सिक्रीट नहीं कर रहा है। टॉक्सिन का सिंपल नाम क्या है? बीटी टॉक्सिन। क्या खास बात है इसकी? ये टॉक्सिन लीथल है किसके लिए? फॉर बॉलवॉर्म इंसेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या ये बीटी टॉक्सिन खुद बैक्टीरिया के लिए लीथल नहीं है? क्या ये जिस बैक्टीरियम में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसके लिए ये बीटी टॉक्सिन लीथल नहीं है? तो इसका आंसर है नो। रीज़न क्या है? क्योंकि जब ये बैक्टीरिया के अंदर सिक्रीट होता है तो ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में रहता है।
और इस बीटी टॉक्सिन के इनएक्टिव फॉर्म का नाम है प्रोटॉक्सिन। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर ये अपने इनएक्टिव स्टेट में सिक्रीट होता है या रिलीज होता है तो फिर ये एक्टिव को कैसे हो पाता है, और जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ये बॉलवॉर्म इंसेक्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है अल्कलाइन पीएच। टू एक्टिवेट प्रोटॉक्सिन ज़रूरत होती है अल्कलाइन पीएच की, और ये अल्कलाइन पीएच उसको तब मिलता है जब इंसेक्ट की गट वॉल रिलीज करती है एंजाइम, और इंसेक्ट की गट वॉल जब एंजाइम रिलीज करती है तो उसकी गट का पीएच बढ़ता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन पीएच पा करके प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और उसकी गट वॉल को रप्चर कर देता है। ठीक है, तो काम कहाँ से आया, कैसे आया, हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने बैक्टीरियल जीन उठाया, वो बैक्टीरियल जीन जो बीटी टॉक्सिन बनाता है, वो बैक्टीरियल जीन जो बीटी टॉक्सिन बनाता है उसका नाम है क्राइजीन। ठीक है, क्राइजीन एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन कुछ नहीं है, जो मैं बीटी टॉक्सिन बोल रही हूँ या जो मैं प्रोटॉक्सिन बोल रही हूँ ये वही है, उसी का थोड़ा सा साइंटिफिक नाम है, आप ये कह सकते हैं। क्राई इसलिए क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमने जीन का भी नाम क्राइजीन रखा। क्राई प्रोटीन की खास बात क्या है? इट रप्चर्स द गट वॉल ऑफ पेस्ट फीडिंग ऑन बीटी कॉटन। ठीक है, तो अगर कॉटन के अंदर हमने क्राइजीन इंट्रोड्यूस कर दिया तो कॉटन के पास कैपेसिटी आ गई टॉक्सिन बनाने की, और ये टॉक्सिन जब बॉलवॉर्म कॉटन पर फीड करता है तो उसकी गट वॉल में जाके एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट हो करके उसकी गट वॉल को रप्चर कर देता है एंड द पेस्ट डाइज। पेस्ट मर गया तो हमारे कॉटन के प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा एंड वी गेट अ वेरी गुड प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूस। पर्पस यही था जो सॉल्व कर दिया बीटी कॉटन से। ठीक है, पहला बीटी कॉटन नाम क्या था? बॉलगार्ड 1 बीटी कॉटन विच वॉज डेवलप्ड थ्रू सिंगल जीन टेक्नोलॉजी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट इट वॉज डेवलप्ड थ्रू सिंगल जीन टेक्नोलॉजी, इसमें जो जीन इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्राई1 AC था। ठीक है, एंड बॉलगार्ड 1 बीटी कॉटन वॉज कमर्शलाइज्ड इन इंडिया in 2002 by GEAC। उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को GEAC पता होगा क्या है, लेकिन तब भी मैं यहाँ लिख दूँगी। फुल फॉर्म इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। बहुत पहले एक क्वेश्चन ये भी आया था कि ये किसके अंडर में स्टैब्लिश हुई थी? तो ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन द ईयर 1986। आई थिंक बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, 2015 का क्वेश्चन है ये, बहुत पहले पूछा गया था। एनीवे, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू बॉलगार्ड 2 बीटी कॉटन, जिसमें डबल जीन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। डबल जीन कहने का पॉइंट ये है कि यहाँ पर 2 जीन इंट्रोड्यूस हुई थी, एक थी क्राई1 AC और दूसरी थी क्राई1 AB। ये दोनों जीन्स इंट्रोड्यूस हुए थे बॉलगार्ड 2 बीटी कॉटन में। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आई?
प्रॉब्लम यहाँ आई कि ये दोनों बीटी कॉटन इनइफेक्टिव थे अगेंस्ट पिंक बॉलवॉर्म, जिसे हम शॉर्ट में पीडब्ल्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिंक बॉलवॉर्म के पास नेचुरल रेजिस्टेंस थी, किसके लिए? क्राइवन एसी के लिए। और अगर आप नोट्स पे फिर से ध्यान दें तो क्राइवन एसी बॉलगार्ड 1 बीटी कॉटन में भी था और क्राइवन एसी बॉलगार्ड 2 बीटी कॉटन में भी है। तो ये दोनों जो प्रोटीन बना रहे थे वो पीबीडब्ल्यू पर कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो मुद्दा क्या आया? मुद्दा ये आया कि एनबीआरआई ने एक नॉवल इंसेक्टिसाइडल जीन बनाया अगेंस्ट पीबीडब्ल्यू, राइट, ताकि वो इनको मार सके, इनके लिए लीथल हो। नाउ बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड एट कमर्शियल लेवल। बीटी ब्रिंजल नहीं अप्रूव हुआ है, इसके बाद मस्टर्ड भी आया, वो भी नहीं अप्रूव हुआ है, कुछ भी नहीं अप्रूव हुए हैं। फील्ड ट्रायल्स थोड़े बहुत हाँ हुए हैं सबके, लेकिन अप्रूवल कमर्शियल लेवल पर अभी तक किसी को नहीं मिला है, ये बात आप जानते होंगे। And with this, we come to our question that why wasn't BT Brinjal approved? अप्रूवल मिला था, 2009 में अप्रूवल मिला था, लेकिन इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट और सब कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये जताई गई कि बीटी ब्रिंजल का एडवर्स इम्पैक्ट होगा ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। इसलिए बीटी ब्रिंजल कॉटन की तरह कमर्शलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि ये खाने वाला पौधा था, ये खाने वाला प्लांट था, ये हम और आप कंज्यूम करते हैं। तो लोगों में प्रॉब्लम ये था कि एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रखा है, वो ह्यूमन बॉडी में जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इस वजह से प्रोटेस्ट हुए। तो अभी तक फिलहाल कमर्शलाइज नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, which is the first genetically modified food crop in India. Okay, it was developed by Center for Genetic Manipulation of Crop Plants in Delhi University by Deepak Pental. It has not been released at commercial level and it was produced for higher yield. ये टॉपिक हम ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई। सो द टेक्नोलॉजी दैट वाज यूज्ड इज़ कॉल्ड बार्नेज बारस्टार टेक्नोलॉजी। है क्या बार्नेज और है क्या बारस्टार? बार्नेज का काम ये है, बार्नेज एक एंजाइम है, ये भी एक बैक्टीरिया से डिराइव किया गया था। किस बैक्टीरिया से डिराइव हुआ हम उस पर बात करेंगे अभी। बार्नेज एक एंजाइम है जो इंड्यूस करती है मेल स्टेरिलिटी इन पेरेंट प्लांट। मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना था मस्टर्ड में, ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करानी थी। मतलब हम नहीं चाहते थे कि मस्टर्ड के मेल प्लांट में क्या बने, पॉलन ग्रेन बने, हम ये नहीं चाहते थे। तो पॉलन ग्रेन हम नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए हमने एक मस्टर्ड या मेल प्लांट में क्या इंट्रोड्यूस कराया, बार्नेज एंजाइम, ठीक। लेकिन ऑफस्प्रिंग में हम फर्टिलिटी चाहते थे, ऑफस्प्रिंग में हम पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन चाहते थे। तो हमने एक और जीन या एंजाइम इंट्रोड्यूस कराया, बारस्टार। बारस्टार रिस्टोर कर देता है फर्टिलिटी को इन ऑफस्प्रिंग, और उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी बेटर सीड प्रोडक्शन, ठीक है। तो धारा मस्टर्ड बनाने के लिए टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई दैट वाज बार्नेज बारस्टार टेक्नोलॉजी। बार्नेज क्या करता है, इट इंड्यूसेस मेल स्टेरिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी? मतलब पॉलन ग्रेन बनने नहीं देना है, और पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन भी मस्टर्ड में नहीं होगा। मतलब अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा कि हम मस्टर्ड को क्रॉस पॉलिनेट कराएं, क्रॉस पॉलिनेट कराएं, ठीक है।
हुआ क्या एज अ रिजल्ट? मस्टर्ड की 2 वैरायटीज़ ली गई. वन वॉज कॉल्ड वरुणा एंड द अदर वन वॉज कॉल्ड हीरा 2. वरुणा में इंड्यूस किया गया बार्नेस, और बार्नेस इंड्यूस होने की वजह से उसने एक टॉक्सिन बनाया. इस टॉक्सिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया पॉलन प्रोड्यूसिंग टिश्यू को. सो देयर वॉज नो पॉलन फॉर्मेशन. पॉलन यहाँ पर नहीं था, लेकिन फीमेल पार्ट्स फर्टाइल थे. फीमेल पार्ट्स फर्टाइल थे. ठीक, इसके वरुणा के फीमेल पार्ट को हमने हीरा 2 का पॉलन रिसीव कराया. लेकिन हीरा 2 में हमने पहले क्या इंट्रोड्यूस करा दिया था? बार स्टार. अब ये बार स्टार जब क्रॉस पॉलिनेट करेगा वरुणा के साथ, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा जाके किसे? बार्नेस को, और रिस्टोर करेगा पॉलन फर्टिलिटी. किस में? ऑफस्प्रिंग में. ऑफस्प्रिंग में. So 2 varieties of mustard were taken, Varuna and Hira 2. One was introduced with Barnes, other was introduced with Bar Star. दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड मिला, जिसके पास क्या था? बेटर विगर, हायर सीड यील्ड एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. ठीक, तो ये 3 प्लांट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी क्या या यूज़ हुई, कमर्शियल लेवल पे कौन कौन अवेलेबल है. ठीक है, और उनसे रिलेटेड अभी तक फ़िलहाल क्वेश्चंस कौन से आए हैं. चलिए एक बार वापस बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से. Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are associated with option A clonal propagation, no. Genetically modified crop हमने अभी पढ़ा, Bolgard 1 BT cotton and Bolgard 2 BT cotton. बाकी दोनों options irrelevant. So you've studied the topic, you know the technology. अब क्वेश्चन अगर टेक्नोलॉजी के अराउंड आए, क्वेश्चन अगर कमर्शलाइज होना पर आए, किसी पर भी आए, आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन जीन पर आए, क्वेश्चन जीन के नाम पर आ जाए, आप तब भी उनको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे. मस्टर्ड पर आ जाते हैं. With reference to genetically modified mustard developed in India, consider the following statements. GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to wide variety of pest. अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि GM मस्टर्ड जो बना था वो विगर के लिए, बेटर विगर, गुड सीड प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए बना था. हमने मस्टर्ड के केस में रेजिस्टेंस की बात तो कहीं से की ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया. सेकेंड स्टेटमेंट, GM mustard has the genes that allow the plant cross pollination and hybridization. अभी नीचे पढ़ा था कि बार्नेस सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करवा देता है, तो ऑप्शन रास्ता क्या बचा? सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन का. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. लास्ट, GM mustard has been developed jointly by IARI and Punjab Agricultural University. No, the first point that I mentioned was that it was developed by DU. दीपक पेंटल का रोल था इसमें. ठीक है, ऑप्शन क्या सही हो गया? B, that is 2 only. So now you can see for yourself that after understanding the concept, you are able to solve PYQs and you will be able to solve the questions that are asked in future also. Moving on, अब धीरे धीरे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसमें से पहला टॉपिक है व्हाट आर द टेक्निक्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन GM क्रॉप प्रोडक्शन. अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. ये फ्लो चार्ट आपके काम का नहीं है. ये फ्लो चार्ट सिर्फ इस रेफरेंस के लिए बना हुआ है कि इस पूरे प्रोसेस में
आपको कितनी चीज़ें ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके दिखा दी हैं जो यूपीएससी की फेवरेट है और जहाँ से क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं या आगे फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, तो पहला हो गया। अगर स्टेप्स का अगर जल्दी से डिस्कशन कर लें तो जीएम क्रॉप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है कि हम काम का बैक्टीरिया सेलेक्ट कर लें। जैसे बीटी कॉटन के केस में हमने सेलेक्ट किया था बैसिलस thuringiensis। ठीक, इस बैक्टीरिया से हमने एक जीन आइसोलेट किया जिसका नाम क्या था? क्राइजीन। अभी जस्ट ऊपर पढ़ा हमने। अब इस जीन को हमें बाहर निकालना है, बैक्टीरिया के जीनोम से बाहर निकालना है और कहीं और इंट्रोड्यूस कराना है। तो उस जीन को कट करेंगे with the help of restriction enzyme. very important topic from examination point of view। ठीक, जीन को कट तो कर लिया लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कराना है, उसकी कॉपीज बनवानी है। वो कैसे करेंगे? एक वेक्टर के थ्रू करेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। ठीक है, अब जब जीन को और वेक्टर डीएनए को मिला दिया तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिल गया जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन शॉर्ट मैं इसे अपने नोट्स में बार बार मेंशन करूँगी एज आरडीएनए। ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस आरडीएनए की हम कराएंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल साधारण मतलब अगर आपको बता दूं तो वो है मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, कॉपीज़ तो बन गई लेकिन इन कॉपीज़ को इंट्रोड्यूस करना है इन कॉटन सेल्स। मतलब अगर हम बीटी कॉटन बना रहे हैं, अगर मैं बीटी कॉटन का एग्जांपल ले लूँ तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इनकी मल्टीपल कॉपीज़ को इंट्रोड्यूस करना है कॉटन सेल्स में। क्वेश्चन ये है कि ये इंट्रोडक्शन होगा कैसे? तो ये इंट्रोडक्शन होगा, मेथड तो बहुत सारे हैं, आपको फोकस करना है एग्रोबैक्टीरियम मेथड पे। ठीक है, ये भी एक सॉइल बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम इज अ सॉइल बैक्टीरियम। ठीक, इसकी खास बात क्या है? पहली बात तो इसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस। इसका पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस। इसके पास इसके मेन डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक, और एग्रोबैक्टीरियम यूज होता है आरडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए। एग्रोबैक्टीरियम यूज़ होता है आरडीएनए को ट्रांसफ़र करने के लिए, इसीलिए इसको natural, agrobacterium is also referred as natural genetic engineer. It is also referred as natural genetic engineer। और इस पे भी बहुत पहले बहुत बेसिक और बहुत सीधा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। नहीं क्लियर हैं वो फिर से रिपीट हो जाएंगी। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो अगेन, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस फिर से लगाइए, वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक इन्हीं में से और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है या उसकी बेसिक्स पढ़नी है, वो भी आप बता सकते हैं हमें, राइट। एंड देन लास्ट इज कैलस फॉर्मेशन एंड प्लांटलेट फॉर्मेशन, कि हमने एग्रोबैक्टीरियम से बीटी जीन को ट्रांसफ़र तो कर दिया कॉटन सेल में, लेकिन अब हमें प्लांट्स भी बनाने हैं बहुत सारे, तो हम उसे बनाएंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। ये पॉइंट मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से मैं एक टॉपिक निकालूंगी स्टेम सेल्स का, और इसके अंडर हम पढ़ेंगे टोटीपोटेंट सेल्स, प्लूरीपोटेंट सेल्स और मल्टीपोटेंट सेल्स। फ़िलहाल ये आज नहीं कवर होगा, ये कवर होंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई एम जस्ट मैंशनिंग, आई हैव हाईलाइटेड हियर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए
कि इन सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये करते क्या हैं, कैसे यूज़ हो सकते हैं, कहाँ अप्लाई किए जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे काम का है और जो हम यूज़ करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आइए समझते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। अच्छा, बायो में एक बेसिक बताती हूँ आपको। बायो में अगर कोई भी वर्ड की सफिक्स है एज, आगे कुछ भी लिखा हो समथिंग एज, तो अगर कोई भी वर्ड या टर्मिनोलॉजी एज से एंड हो रही है, इसका मतलब हमेशा होता है कि ये कोई ना कोई एंजाइम है। ये रूल है, ये नियम है बायो का। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस का मतलब है कि एंजाइम्स दैट कट न्यूक्लिक एसिड, या तो वो डीएनए को कट कर रही हैं या वो आरएनए को कट कर रही हैं। न्यूक्लिएजेस दो तरह की हो सकती हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब हमेशा होता है वो जो बाहर के साइड हो या एंड की तरफ हो। ठीक है, मतलब वो एंजाइम्स जो डीएनए को कट करेंगी बाहर के साइड से। व्हाट इज द मीनिंग? रिमूव्स बेसिस फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए। एक एक करके एक एक बेस हटाता जाएगा। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एटीजीसी 4 हैं। इनका डिटेल डिस्कशन मैं अभी यहाँ नहीं कर रही हूँ। मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है, नहीं आता है तो ये आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर कवर होगा। ठीक, एक्सोन्यूक्लियेजेस ज़्यादातर कहाँ काम करते हैं? रिपेयरिंग प्रोसेस में। डीएनए को अगर रिपेयर करना है, कुछ गलत एंटर हो गया है, गलत बेस आ गया है, साइटोसिन लगना था, गुआनिन आ गया है, तो उस केसेस में एक्सोन्यूक्लियेज काम करता है। दूसरी कैटेगरी है न्यूक्लियेजेस की, एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडो मतलब जो इंटरनल लेवल पे काम कर रहा है। एंडोन्यूक्लियेजेस रिमूव करते हैं बेसिस एट स्पेसिफिक इंटरनल साइट। ये डीएनए को बीच में से कट करते हैं, और क्योंकि ये बीच में कट करते हैं तो दे आर इन्वॉल्व इन क्लीविंग। क्लीविंग मतलब कट करना, बेसिक मीनिंग है क्लीविंग की, कट करना। एंड एक्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। हमें बीच में से कोई छोटा सा डीएनए सेगमेंट चाहिए था, तो हम कौन सी एंजाइम यूज़ करेंगे? हम एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस में सबसे फेमस हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें हम प्यार से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में हमने इनका नाम रखा है मॉलिक्यूलर सिजर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बहुत जल्दी रिपीट कर दूं। न्यूक्लियेजेस आर द एंजाइम्स दैट कट डीएनए और आरएनए। दो कैटेगरीज हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को एंड की तरफ से काटती हैं, एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को बीच में से काटती हैं। एक्सोन्यूक्लियस से हमें अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है। एंडोन्यूक्लियस में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं, या हम कॉमन लैंग्वेज में उन्हें मॉलिक्यूलर सिजर बोलते हैं। अब समझते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहली बार मिला कहाँ, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहली बार मिली कहाँ। इनके कुछ पॉइंट्स हैं। दे आर नेचुरली अकरिंग इन बैक्टीरिया। दे नेचुरली अकर इन बैक्टीरिया। Why? Because they provide them with a defense system against bacteriophage. बैक्टीरियोफाज भी हम आगे फ्यूचर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्वेड करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। ठीक, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया एंड दे प्रोवाइड देम विद अ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के पास कैपेसिटी है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने की डीएनए में, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस डीएनए में कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अगर ये सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगे तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को वहाँ पर स्पेसिफिकली कट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम पैलिंड्रोमिक से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको कि हम पैलिंड्रोमिक से क्या कहना चाहते हैं।
For this, I'll add a page here. चलिए समझिए, चलिए इसी पेज पे बता देते हैं. ओके, अगर मैं डीएनए बनाऊँ, सीधा सीधा बना रही हूँ, ट्विस्टेड नहीं बना रही हूँ, और मैंने यहाँ पर डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंसेस लिख दिए. ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है और इसको हम रीड करते हैं 5 to 3 डायरेक्शन में. ठीक, अगर मैं दूसरी स्ट्रैंड बना दूँ, ये रही दूसरी स्ट्रैंड, जो रन कर रही है 5 to 3. ठीक, अब डीएनए की कुछ खास बातें हैं. डीएनए 2 स्ट्रैंड का होता है और जब भी हम डीएनए को पढ़ते हैं तो हम डीएनए को हमेशा 5 to 3 की डायरेक्शन में पढ़ते हैं. मतलब अगर मैं ये स्ट्रैंड नंबर 1 बोल दूँ और ये स्ट्रैंड नंबर 2 बोल दूँ, तो मैं स्ट्रैंड 1 को पढ़ूँगी 5 to 3 की डायरेक्शन में. मतलब सीक्वेंस क्या है बेसिस का? ATTTCCGAC. ठीक है, और अगर मैं दूसरी स्ट्रैंड को, दिस इज स्ट्रैंड नंबर 2, इसको अगर मैं पढ़ूँगी तो इसको भी मैं पढ़ूँगी 5 to 3 डायरेक्शन में. मतलब GTCGGAAAT. ठीक है, कहने का क्या पॉइंट है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंस होते हैं कि अगर हम डीएनए को 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ें, ठीक, या ऑपोजिट डायरेक्शन में पढ़ें, वो सीक्वेंसेस पढ़ने में हमेशा सेम आने चाहिए. अब इसका मैंने क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे नोट कर रखा है, इसको हटा दूँ मैं पहले. जैसे यहाँ देखिए, palindromic sequences are the sequence that read same in 5' to 3' direction on both DNA strands. मतलब अगर मैं 5' से 3' पढ़ूँ तो मैं इसे GAATTC पढ़ूँगी, और अगर मैं दूसरी स्ट्रैंड पर भी 5' to 3' पढ़ूँ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ पढ़ूँ इसको और इसको यहाँ से यहाँ पढ़ूँ, तो दोनों में G, दोनों में A, फिर से A, T, T and C. So such sequences on DNA are known as palindromic sequences. ऐसा सीक्वेंस कहीं भी मिलेगा, ऐसा या इसके जैसा, इसके आसपास या इसी पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को जाकर के कट करेगी. ठीक है, तो ये खास बात होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की. और यही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलते हैं और कहाँ? क्रिस्पर में, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने के 2 तरीके हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम गई, उसने डीएनए के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, ठीक, उसने उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे कट लगाया. कट लगाने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या तो डीएनए में स्टिकी एंड बनाएगी या ब्लंट एंड बनाएगी. स्टिकी या फिर ब्लंट एंड मिलेंगे जब वो डीएनए को कट करेगी. तो पहले डिस्कस करते हैं कि स्टिकी एंड का मतलब क्या होता है. ठीक, मैंने फिर से ऊपर वाला सीक्वेंस यहाँ पे बना रखा है. GAATTC जब हम इसको 5 to 3 के डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, और GAATTC जब हम दूसरी स्ट्रैंड पे भी इसको 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं. ठीक, आप ये एरो देख रहे हो, इसी एरो पर, इसी पॉइंट पर आकर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगी. और जब कट कर देगी तो ये स्ट्रैंड कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये छोटा पोर्शन, दूसरा बड़ा पोर्शन,
ये बड़ा पोर्शन इधर और ये छोटा पोर्शन इधर, ठीक। जब ऐसे कट लगते हैं, इन कट को नाम दिया जाता है स्टैगर्ड कट। स्टैगर्ड कट। और ये जो ओवरहैंग्स हैं, ये जो लटके हुए से पार्ट दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टिकी ओवरहैंग। स्टिकी मतलब कि इसका दूसरा नाम है कोहेसिव, कोहेसिव एंड। और क्योंकि इनके बीच में कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है, तो ये स्टिकी एंड्स डीएनए लाइगेज की हेल्प से एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। फिर से समझते हैं। मॉलिक्यूल ए का डीएनए है ये मॉलिक्यूल बी का डीएनए है। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंट्रोड्यूस की। कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ की? ईको R1। ईको R1 इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स, ठीक। डीएनए ए के ओवरहैंग्स बन गए, डीएनए बी के ओवरहैंग्स बन गए, दोनों के स्टिकी एंड्स पास आए। इनमें क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम विच इज डीएनए लाइगेज, जिसको कि हम ग्लू भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। डीएनए लाइगेज is also called molecular glue. It binds these two different DNA molecules together, joins these two different molecules of DNA together and forms a recombinant DNA. So this is how sticky ends help in combining two different DNA molecules together to produce a recombinant DNA. दूसरा तरीका क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काम करने का? कि वो ब्लंट एंड्स बनाए। कैसे? वो फिर से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन इस बार वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को बीच में जाके कट करेगा, साइड्स में नहीं। और जब वो बीच में कट करेगा तो ओवरहैंग्स नहीं बनते हैं, कोई ओवरहैंग्स नहीं। डीएनए बराबर बराबर कटा, दोनों स्ट्रैंड्स बराबर बराबर कटी, ठीक है। ओवरहैंग्स नहीं बनेंगे। तो जब ओवरहैंग्स नहीं बनते हैं तो ऐसे डीएनए एंड्स को हम क्या कहते हैं? ब्लंट एंड। और इस कट को बोलते हैं, स्ट्रेट कट। कब मिलता है स्ट्रेट कट? जब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कट्स इन द मिडल, राइट। फिगर की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी रिकग्निशन साइट, राइट। इस रिकग्निशन साइट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया बीच में। जब बीच में कट लगाया तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी ओवरहैंग्स नहीं है, यूनिफॉर्म एजेस बनी है। प्रॉब्लम क्या है? ब्लंट एंड के साथ प्रॉब्लम ये है that it helps or it does not help, sorry, it is difficult to ligate blunt ends. Ligate मतलब join two DNA molecules. मतलब अगर दो डीएनए मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ब्लंट एंड बने हैं, जुड़ वो भी जाएंगे, लेकिन स्टिकी एंड के कंपैरिजन में इनको लाइगेट करना थोड़ा सा टफ होगा। कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ब्लंट एंड्स जनरेट करती है? इट इज़ HEY3, ठीक है। ईको R1 स्टिकी एंड जनरेट करता है, HEY3 ब्लंट एंड्स जनरेट करती है। Fine. I hope it is clear till here. तो की पॉइंट्स क्या है?
यहाँ से की पॉइंट्स ये हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पहली बात तो नेचुरली अकरिंग है, बैक्टीरिया में मिलती हैं, वहाँ पे डिफेंस प्रोवाइड करती हैं किसके अगेंस्ट? बैक्टीरियोफाज के अगेंस्ट। ओके, और उनके पास कैपेसिटी है स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने की, जिनकी हेल्प से हम कोई भी डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज़ कर सकते हैं। So what is the conclusion? Restriction enzyme, because it produces sticky ends and facilitates easy ligation of two different DNA, it can be used in rDNA, making of GM crops, DNA fingerprinting, cloning, vaccine production, etc. etc. ठीक, अब एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझ लीजिए कि बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी नई चीज़ बन रही है और अगर हमने उसके साथ जेनेटिक लेवल पे छेड़छाड़ की है, जेनेटिक लेवल मतलब हमने जीन के साथ छेड़खानी की है या हमने ऑफ कोर्स डीएनए के साथ छेड़खानी की है, तो मतलब कि हमने बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किए, ज़्यादातर केसेस में हमने बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किए छेड़खानी नहीं की है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट लगभग जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस हैं सब में किसका यूज़ होना ही होना है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ होना ही होना है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे टॉपिक की लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खास बात यही थी कि वो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिएजेस, जिनको हम शॉर्ट में एसडीएन बोल रहे हैं, site-directed nucleases are such enzymes that are engineered in lab. इन्हें हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस किया? ताकि हम डीएनए को कट करने की लोकेशन में और ज़्यादा प्रिसिजन ला सकें। तो अगर कंपेयर करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में और एसडीएन में कि ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, तो ज़्यादा प्रिसाइज है एसडीएन। ठीक है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास प्रिसिजन कम है, नेचुरली अकरिंग है वो, इसलिए। सो हाईली प्रिसाइज एज कंपेयर टू आरई। टाइप्स ऑफ एसडीएन पर आ जाते हैं जल्दी जल्दी। इसका आपको नाम पता होना चाहिए, जेडेफेंस दैट इज जिंक फिंगर न्यूक्लिएजेस, टैलेंस विच इज टैल इफेक्टर न्यूक्लिएजेस, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्रिस्पर cas9, जो आजकल बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में फॉर जीन एडिटिंग। है क्या क्रिस्पर cas9? cas9 का फुल फॉर्म है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। क्रिस्पर का खुद का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक, मिलते कहाँ हैं ये? These are also present naturally in bacteria. Cas9 acts as molecular scissor. Restriction enzyme की तरह ये भी as molecular scissor काम कर रहा है. It cuts DNA at specific location. लेकिन ये DNA को specific location पे खुद से जाके कट नहीं कर पाता, उसको हेल्प चाहिए होती है, और उसकी हेल्प कौन करता है? gRNA। gRNA पर मैं बाद में आऊँगी, पहले बात करते हैं क्रिस्पर की। क्रिस्पर जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये बैक्टीरिया में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। क्यों? ये बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, अगेंस्ट वायरसेस। तो बैक्टीरिया के पास भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। जितनी बार वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, और जब ये वायरस फ्यूचर में फिर से अटैक करता है, तो cas9 प्रोटीन रिकग्नाइज कर लेती है उस इंफॉर्मेशन को जो क्रिस्पर में स्टोर है और वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये तो काम है इसका बैक्टीरिया में। साइंटिस्ट ने इसी टेक्निक को यूज़ किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने आर्टिफिशियल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनाएंगे
गाइड आरएनए की हेल्प से, जीआरएनए की हेल्प से डीएनए से अटैच करवाएंगे और Cas9 से अपना डिज़ायर डीएनए एक्सट्रैक्ट करवा के एडिटिंग करा लेंगे। कैसे? क्रिस्पर स्टोर्स इंफॉर्मेशन। आपको पता है किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी? पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक। गाइड आरएनए या जीआरएनए का क्या काम है? गाइड आरएनए हेल्प्स Cas9 टू बाइंड विद टारगेट, सॉरी दिस इज टारगेट डीएनए. Cas9 cleaves DNA, cleaves means cut DNA, and removes the bases. Bases means ATGC. ठीक है. Now, how removal of bases is helping in gene editing? It helps to edit gene with desired nucleotide during repair mechanism. Means scientists can use this repair mechanism technique to insert or to delete desired genes in DNA. That is why CRISPR-Cas9 is very famous these days. Recent development with CRISPR-Cas9 is to find a cure for sickle cell anemia, which is the first disease being targeted by CRISPR-based technology in India. और ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था कब? 2021 में. So this is the latest CRISPR development when we talk about India. So that is all. This is all for today's lecture. This is all for today's video. I hope it gave you a better clarity on the concepts and you'll be able to solve questions. क्वेश्चंस जो शुरुआत में हमने दिए थे, अभी उसमें से हमने सारे सॉल्व नहीं किए हैं. हम उन पर आएंगे जैसे जैसे अभी हम आगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये सब सीखेंगे. ठीक है. आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. आपको ये नोट्स मिल जाएंगे वहाँ से. और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर 3rd डे पर एक नया वीडियो आपके लिए बायो से ले आएँ. Right? So over a span of time in the upcoming months, we will cover each and every topic and each and every chapter that is important from UPSC point of view. और हम सारे ट्रेंड्स देखेंगे. हम वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आते हैं, जिन पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होता है. So this is all for today's video. See you again.